दोस्तों हाल ही में मैंने 4 and 6 नाम की क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दर्शन श्रीनिवास जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8 out of 10। इस कहानी में अचानक से शहर में रहने वाले डॉक्टरों का मर्डर होने लगता है। इंस्पेक्टर शिखा और उसकी टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उनकी टीम में आयशा नाम की एक फॉरेंसिक डिटेक्टिव भी मौजूद होती है जो कि एक बहुत ही होशियार लड़की है। लेकिन दोस्तों छानबीन करने के बावजूद भी इन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था और उसके बाद और भी कई सारे डॉक्टरों की मौतें होने लगती है, लेकिन पुलिस अभी भी उस किलर को पकड़ नहीं पा रही थी। तो दोस्तों अब इस केस के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है और ये किलर डॉक्टरों को ही क्यों मार रहा है, यही सब कुछ देखेंगे हम आज की क्राइम थ्रिलर कहानी में। इस कहानी का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और ये एक तरह की रिवेंजफुल कहानी भी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक भाई बहन खेल रहे होते हैं। उनके साथ यहाँ पर उनकी माँ रमा रहती है। उनमें से लड़की का नाम होता है आयशा और लड़के का नाम होता है विनोद। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी माँ रमा अपने पर्स को ढूंढने लगती है जो कि उसने कहीं पर रख दिया था और अब वो उसे नहीं मिल रहा था। वो अपनी बेटी आयशा को बुलाकर उससे पूछती है कि आयशा क्या तुमने मेरा पर्स देखा है। आयशा कहती है कि मैंने आपका पर्स नहीं देखा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पर्स कहाँ पर रखा है उसे याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको जरूर याद आ जाएगा। तो आयशा की माँ भी ठीक वैसा ही करती है। तब उसे याद आता है कि जब वो बर्तन धो रही थी तभी घर के बाहर सब्जी वाला आया था, तो वो पैसे लेकर सब्जी लेने के लिए गई थी। सब्जी लेने के बाद वो घर के अंदर आ गई और छत पर कपड़े सुखाने के लिए ले गई और तभी वहाँ पर उनके हाथ से वो पर्स वहाँ पर गिर गया था। अब ये बात याद आते ही आयशा की माँ छत पर जाकर तुरंत ही उस पर्स को उठाकर लेकर आती है। अब दोस्तों ये पर्स बारिश की वजह से भीग गया था, तो ये लोग उसके अंदर रखे हुए पैसे आयरन से सुखाने लगते हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा गरीब है। अब यहाँ पर आयशा की माँ से कहती है कि बेटा तुम समझदार तो बहुत ज्यादा हो गई हो, लेकिन ये खेलना कूदना थोड़ा कम करो। आयशा कहती है कि माँ ये खेल कूद मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। इस तरह से ये सभी लोग अपने परिवार में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। अब उसके बाद ये कहानी बहुत सालों बाद शिफ्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस की एक टीम को डॉक्टर की मौत के बारे में पता चल गया था, तो ये सभी लोग तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम आयशा को भी देखते हैं जो कि बड़ी हो चुकी थी और फिलहाल वो यहाँ पर फॉरेंसिक डिटेक्टिव ऑफिसर बनकर काम कर रही है। यहाँ पर हम इंस्पेक्टर शिखा को भी देखते हैं जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अब घर के अंदर आने के बाद ये लोग डॉक्टर की लाश को देखते हैं और कांस्टेबल रविंद्र यहाँ पर कैलाश नाम के एक लड़के को लेकर आता है। ऑफिसर शिखा मैडम के पूछने पर कैलाश बताता है कि मैडम मैं डॉक्टर संदीप के घर पर पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। तो शिखा उससे पूछती है कि बताओ डॉक्टर संदीप की मौत कैसे हुई। कैलाश बताता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो कल मेरे घर से फोन आया था, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गया था और आज जब सुबह में यहाँ पर आया तो ये घटना हो चुकी थी। अब यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाला आयशा का दोस्त जिसका नाम होता है अरुण, वो कहता है कि शिखा मैडम मुझे लगता है कि इस कैलाश ने बनाया हुआ खाना खाकर ही इस डॉक्टर की मौत हो गई होगी। तभी इंस्पेक्टर शिखा उसे कहती है कि तुम चुप रहो, पहले हमें यहाँ पर छानबीन करने दो, सबूत इकट्ठा करने के बाद ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये आत्महत्या है या फिर मर्डर। तो अब इसी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कुछ लोग बॉडी की जांच पड़ताल करने लगते हैं और अरुण वहाँ घर में उसे जो भी अजीब चीजें दिखाई दे रही थी वो उनके फोटोग्राफ्स लेने लगता है। वो जब ड्रॉवर खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक दवाई की बोतल मिलती है और वो उसके साथ अपनी फोटो भी खींच लेता है। अब दोस्तों इस दवाई को याद रखना। फिर यहाँ पर हमें हमारी कहानी की हीरोइन आयशा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिल रहे सारे सबूतों को और फिंगरप्रिंट्स की मदद से इस जगह पर क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाने लगती है। इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो इमेजिन करने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है और देखती है कि डॉक्टर संदीप जब खाना खा रहा होता है तभी उसे घर के बाहर गाड़ी से कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो बाहर जाकर गाड़ी के शीशे से अंदर देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर गाड़ी की आवाज बंद करने के बाद वो फिर से अपने घर के अंदर आता है और तभी अचानक वो किलर उसके पीछे से आकर डॉक्टर को स्टैब करके मार डालता है और डॉक्टर संदीप को पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कब हो गई। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर शिखा कांस्टेबल रविंद्र से कहती है कि यहाँ के सारे सबूत इकट्ठा करो और ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पर यहाँ पर आयशा शिखा से कहती है कि मैडम आपने कैसे मान लिया कि ये एक आत्महत्या है।
शिका कहती है कि मैंने ऐसे कई सारे केस देखे हैं और तुम ही देखो, उसकी बॉडी पर ना ही कोई झटपटाहट के निशान है और ना ही इसके घर में कोई चोरी हुई है। तो इसका मतलब साफ हुआ ना, इस डॉक्टर ने आत्महत्या की है। वैसे कि यहाँ पर काम करने वाले नौकर कैलाश ने हमें बताया था कि ये डॉक्टर यहाँ पर अकेला रहता था, इसलिए उसे अकेलापन महसूस हुआ होगा और जब उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ तब उसने टेंशन में आकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन फिर भी आयशा कहती है कि मैडम, लेकिन आप ये बात कैसे साबित करोगे? मुझे लगता है कि ये एक मर्डर है। हाँ, आपकी बात सही है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़े के निशान नहीं है, लेकिन एक आदमी खाना खाते वक्त आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये सोचने वाली बात है मैडम। मुझे लगता है कि डॉक्टर जब खाना खा रहे थे तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ आवाज आ गई। उस आवाज को देखकर वो अपने घर के अंदर आ गए और किसी ने उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस हथियार के ऊपर उस डॉक्टर के ही फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस किलर ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर डॉक्टर के ही फिंगरप्रिंट्स उस हथियार पर लगा दिए हो। तो शिका कहती है कि ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि मौत कैसे हुई है। तो यहाँ पर आयशा शिखा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगती है। शिखा उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, तुम इस केस के बारे में छानबीन कर सकती हो। अब यहाँ पर बाहर आने के बाद कांस्टेबल रविंद्र शिखा से कहता है कि मैडम, आप सीनियर है, आप खुद भी इस केस को सॉल्व कर सकती थी। लेकिन शिखा कहती है कि देखो राजेंद्र, आयशा एक यंग लड़की है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अभी उसकी नई नई भर्ती होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश भी है, इसलिए हमें उससे काम करने के लिए दे देना चाहिए। अब दोस्तों इतने में ही वहाँ पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर शिखा से सवाल जवाब पूछने लगते हैं कि मैडम, आपका इस डॉक्टर के मर्डर के बारे में क्या कहना है? आप खूनी को कब तक पकड़ेंगे? क्या आपको इस केस के खिलाफ कोई सबूत मिले हैं? तो शिखा कहती है कि इस केस पर हम छानबीन कर रहे हैं, फिलहाल हमें थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आयशा डॉक्टर संदीप के हॉस्पिटल जाकर वहाँ उनके दोस्तों और कोवर्कर के साथ बातचीत करके इंफॉर्मेशन निकालती है और यहाँ पर अरुण सबूत के तौर पर उनकी वीडियो बनाता है और सभी लोग यहाँ पर बताते हैं कि डॉक्टर संदीप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमें जितना पता है उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उनका यहाँ पर कोई नहीं था मैडम, और लास्ट टाइम पर यहाँ से जाते वक्त मैंने उन्हें लैब में किसी बंदे के साथ बात करते हुए देखा था और उस लड़के का नाम है राजू। तो अरुण राजू को बुलाकर उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर संदीप का पोस्टमार्टम किया जा रहा होता है और पोस्टमार्टम करते वक्त वहाँ पर आयशा भी मौजूद होती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि मुझे नहीं लगता कि हथियार की वजह से डॉक्टर संदीप की मौत हुई है। उन्होंने जो खाना खाया था उसके अंदर एक दवाई मिलाई गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और डॉक्टर कहती है कि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। अब बाहर आने के बाद आयशा यही बात कॉल करके इंस्पेक्टर शिखा को बता देती है और उसके बाद आयशा अपने घर पर आ जाती है। फ्रेश वगैरह होने के बाद उसकी माँ और वो मिलकर खाना खाने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका भाई विनोद यहाँ पर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है और दोस्तों हमें उसके बारे में आगे जाकर पता चलेगा। खैर, अब खाना खाने के बाद आयशा बताती है कि माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे खत्म करने के बाद सो जाऊंगी, इसीलिए अब तुम भी सो जाओ। अब उसके अगले दिन अरुण और आयशा मिलकर डॉक्टर संदीप ने लास्ट टाइम जिस वर्कर राजू के साथ बातचीत की थी उसके घर पर कुछ पूछताछ करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जब वो नजारा देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही इंस्पेक्टर शिखा को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं और हम देखते हैं कि राजू की भी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये लोग छानबीन करते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक दवाई की बोतल मिलती है और आयशा को यहाँ पर कुछ कागजात भी गिरे हुए मिलते हैं। इन सारे सबूतों को देखकर वो इमेजिन करने लगती है कि यहाँ पर राजू की मौत कैसे हुई होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर राजू कुछ लिख रहा होता है और उसने शराब भी पी रखी थी। उसके बाद राजू ने दुखी होकर फैन से लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो फैन ही बंद हो गया, इसलिए वो अपने घर पर कुछ दवाइयां ढूंढने लगा और जब उसे वो दवाई मिली तो उसने वो दवाई पूरी पी ली, जिसकी वजह से राजू की मौत हो गई। मतलब कि राजू ने खुद को ही मार डाला। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर शिखा इस केस की रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तब आयशा उसे कहती है कि मैडम, हमें खुद जाकर पोस्टमार्टम देखना चाहिए। इसलिए आयशा, अरुण और शिखा ये तीनों ही बॉडी का पोस्टमार्टम देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पोस्टमार्टम देखकर तो उनमें से अरुण को तो उल्टी आने लगती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताती है कि हमें राजू के बॉडी के अंदर उसने जो दवाई खाई थी उसके निशान मिले हैं और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर शिखा आयशा से कहती है कि आयशा, तुम एक बहुत ही होशियार लड़की हो, आगे जाकर अगर हमें किसी केस में तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम हमारी मदद करने के लिए आ जाना। और उसके बाद आयशा अपने दोस्त अरुण को खाना खिलाने के लिए अपने घर पर ले जाती है। ये लोग यहाँ पर बहुत ही हंसी खुशी खाना खाते हैं और अरुण को खाना बहुत ही अच्छा पसंद आ जाता है, इसलिए वो कुछ खाना डिब्बे में भरकर भी लेकर जाता है।
अब इतने में यहाँ पर शिखा इंस्पेक्टर आयशा को कॉल करती है और कहती है कि एक इमरजेंसी आ गई है, तुम जल्दी से मेरे घर पर पहुंचो। तो आयशा यहाँ पर तुरंत ही अरुण को फिर से वापस बुलाकर ये दोनों ही शिखा के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद शिखा उन्हें बताती है कि आयशा, मेरे करियर में मुझसे पहली बार ऐसी गलती हुई है। दरअसल क्या है ना, केस नंबर 112 के रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी उसकी हार्ड डिस्क की कहीं गायब हो गई है। शिखा बताती है कि दरअसल वो क्या है ना, कल मैं और रविंद्र तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, तभी मुझे मेरे सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आया। उनके पूछने पर मैंने बता दिया कि केस नंबर 112 के सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। और फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो और बहुत सारे केसेस सॉल्व करने में मदद कर सकती हो। उसके बाद मैंने उस हार्ड डिस्क को रविंद्र को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, लेकिन दोस्तों इन दोनों ने ही बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तो रविंद्र गलती से उस हार्ड डिस्क को वहीं पर नीचे टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। फिर उनके घर पर एक लड़का पार्सल देने के लिए आता है और यहाँ पर वो काम वाले भाई को पार्सल दे देता है और थोड़ा पानी भी पीने के लिए मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हार्ड डिस्क काम वाले भाई देखती है और उसे किसी दूसरे टेबल पर रख देती है। फिर उसके बाद शिखा के बताने पर वो उसके लिए खाना परोसती है। अब यहाँ पर ये लोग उस काम वाले भाई से हार्ड डिस्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन काम वाले भाई कहती है कि मैंने उस हार्ड डिस्क को नहीं चुराया है, मैंने तो उसे वहाँ पर रख दिया था, लेकिन अब वो कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं, और मुझे तो हार्ड डिस्क क्या होती है ये भी पता नहीं है। मैडम के इतने सारे गहने तो यहाँ पर पड़े होते हैं, मैंने उन गहनों को कभी नहीं चुराया। तो आपको क्या लगता है मैं हार्ड डिस्क को चुराऊंगी? तो दोस्तों अब इस पूरे घर में बच जाती है सिर्फ शिखा मैडम। तो सोचने वाली बात है कि वो हार्ड डिस्क कहाँ गायब हुई। अब यहाँ पर आयशा शिखा मैडम से कहती है कि मैडम आप कुछ बातें हमसे छुपा रही हो, जब तक आप वो बातें हमें नहीं बताएगी तब तक मैं आपकी मदद कैसे करूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ शहर में डॉक्टरों की मौतें हो रही है, ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे कि सभी लोग डरने लगते हैं। और दोस्तों उसके अगले ही दिन एक और डॉक्टर की मौत हो जाती है, जिसका नाम होता है डॉक्टर अशोक। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लोकेशन पर इंस्पेक्टर शिखा और बाकी के लोग पहुंच जाते हैं। अब इस घर में काम करने वाले आदमी से सवाल जवाब किए जाते हैं। वो आदमी बताता है कि मैडम डॉक्टर अशोक इस घर में अकेले ही रहते थे, उनका बड़ा बेटा और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं, वो दोनों तो साल में एक बार यहाँ पर आते हैं। तो शिखा उस आदमी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने उस डॉक्टर को मार दिया होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शिखा कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा कि तुम कितने वफादार हो। तब तक मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आयशा को देखते हैं, जो कि मिले हुए सबूतों को देखने के बाद इस जगह पर आकर इमेजिन करने लगती है कि यहाँ पर ये मौत कैसे हुई होगी। वो देखती है कि डॉक्टर खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक खाना खाने के बाद उसे कुछ होने लगता है और उस डॉक्टर की तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर तुरंत ही वो काम करने वाला बंदा आता है और यहाँ पर अपने साहब को मरा हुआ देखकर तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। अब उस डॉक्टर के घर में इंस्पेक्टर शिखा और कांस्टेबल रविंद्र ये दोनों छानबीन कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कबर्ड में बहुत सारे कॉन्डम के पैकेट्स दिखाई देते हैं, जिससे कि उन्हें शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत काम भी हो रहा होगा। अब उसके बाद शिखा आयशा से कहती है कि ठीक है, अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस केस के बारे में क्या करना है ये देखेंगे, अब फिलहाल तुम घर चली जाओ, मैं इस केस की डिटेल सबमिट करती हूँ और फिर मैं भी चली जाऊंगी। और उसके बाद आयशा अपने दोस्त अरुण को उसके घर पर छोड़ती है और उसके बाद अपने घर पर आ जाती है। अब उसके अगले सीन में हम मास्क पहने हुए एक बंदे को व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी अचानक वो बंदा हमारी तरफ देखता है और यहाँ पर डर के मारे आयशा की नींद टूट जाती है। मतलब कि दोस्तों ये डरावना सपना आयशा ने देखा था। अब उसके बाद आयशा तैयार होकर अपने दोस्त अरुण के घर पर आती है और उसे पिकअप कर लेती है। तब यहाँ पर इन लोगों को पोस्टमार्टम करने वाली मैडम का कॉल आता है और ये लोग तुरंत ही उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। मैडम बताती है कि अभी लास्ट तीसरे डॉक्टर मतलब कि अशोक की लाश को जब हमने जांच पड़ताल की थी और हमने उसका 6 घंटे के अंदर ही पोस्टमार्टम कर दिया था, इसलिए हमें एक शॉकिंग बात पता चली है, वरना अगर कल सुबह के बाद हम इस बॉडी का पोस्टमार्टम करते तो हमें ये बात कभी भी पता नहीं चलती कि उसके शरीर के अंदर एक दवाई मिली है। 6 घंटे के अंदर ही वो दवाई बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और फिर उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। और अगर हम 6 घंटे के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर की मौत उस दवाई की वजह से हुई है और हम समझ लेते कि डॉक्टर ने आत्महत्या की है। अब यहाँ पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि इन तीनों डॉक्टरों के मरते वक्त उनके घर में एक दवाई मिली थी, मतलब कि इन तीनों डॉक्टरों को मारने वाला किलर कोई एक ही है और वो मर्डर करके इन्हें आत्महत्या के जैसा दिखा रहा है। तो उसके बाद क्या था दोस्तों, आयशा तुरंत ये बात इंस्पेक्टर शिखा को कॉल करके बताती है और उसे कहती है कि मैडम हम कुछ न कुछ सबूत मिस कर रहे हैं, आपको दोबारा से सभी फाइल्स चेक करनी होगी, उसके अंदर आपको कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। इसलिए अब शिखा तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारे फाइल्स को चेक करने लगती है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता।
यहाँ इस तरफ आयशा अपने ऑफिस में मरे हुए डॉक्टरों की बॉडीज की फोटोग्राफ देख रही होती है। जब वो फोटोज को ध्यान से देख रही होती है तभी उसे एक फोटो मिलता है जिसमें कि अरुण एक दवाई के साथ खुद की फोटो ले रहा है। तो उस दवाई को देखने के बाद आयशा को पता चलता है कि उन मरे हुए तीनों डॉक्टरों के घर पर उन्हें सेम ही दवाई मिली थी। तो दोस्तों दवाई की फोटो जूम करने के बाद उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसकी सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर शिखा को भेज देती है और यहाँ पर शिखा उस दवाई की डिटेल्स के बारे में पता करवाती है। तो तब जाकर उन्हें फार्मास्यूटिकल दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम होता है प्रमोद उसके बारे में पता चलता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये प्रमोद ही किलर है और अब ये लोग प्रमोद का एड्रेस पता करते हैं और उसके एरिया में पहुंचते हैं। वहां घर के अंदर जाकर पूछताछ करने पर घर के अंदर मौजूद महिला बताती है कि प्रमोद तो घर पर नहीं है। और तभी हम यहाँ पर प्रमोद को देखते हैं जो कि घर की तरफ आ रहा होता है। तभी वो अपने घर के पास पुलिस को देखता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब पुलिस का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है क्योंकि ये प्रमोद उन्हें देखकर भाग रहा था, इसलिए तुरंत ही पुलिस और आयशा उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब दोस्तों प्रमोद तो इस एरिया के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर आयशा को देखते हैं जो उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। वो उसका पीछा करते करते एक छत पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक वहां से भागते वक्त प्रमोद एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस और आयशा हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब फाइनली किलर की मौत हो चुकी थी। अब उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद शिखा आयशा से कहती है कि आयशा खूनी पकड़ा नहीं गया इसलिए तुम निराश मत होना। अगर हम उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते तो जज साहब उसे फांसी दे देते, लेकिन यहाँ पर तो इस किलर को भगवान ने ही सजा दे दी, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारे केसेस में ऐसा होता रहता है। आयशा कहती है कि ये सब कुछ तो ठीक है मैडम, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए अगर खूनी लोगों को कानून की तरफ से सजा मिले तो लोगों के अंदर एक डर पैदा होता है और वो कोई भी अपराध या फिर गुनाह करने से पहले 100 बार सोचते हैं। खैर अब उसके बाद आयशा अपने घर पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब आता है यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें 5 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर हम आयशा को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होकर अपने घर पर आती है। वो अपनी माँ और भाई को बताती है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, आगे के फॉरेंसिक ऑफिसर की पढ़ाई करने के लिए सारा खर्चा उसका कॉलेज ही उठाएगा और अब उसे 3 साल के लिए दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए जाना होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ और भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली आयशा का सपना सच होने वाला है, क्योंकि वो हमेशा से एक फॉरेंसिक ऑफिसर बनना चाहती थी। अब उसके बाद आयशा का सारा सामान पैक कर दिया जाता है और जाते वक्त वो अपने भाई से कहती है कि विनोद माँ का ख्याल रखना, उन्हें ज्यादा तंग मत करना, मैं यहाँ पर साल में 1-2 बार आती रहूंगी। ऐसा कहकर वो दूसरे शहर चली जाती है। लेकिन दोस्तों आयशा के जाने के बाद यहाँ इस तरफ उसके भाई विनोद की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। आयशा जब अपनी माँ को खुशहाली पूछने के लिए कॉल करती थी तो उसकी माँ अपनी बेटी को टेंशन ना हो इसलिए यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आयशा की माँ अपने पड़ोसी शिवा की मदद से अपने बेटे विनोद को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दोस्तों इस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर संदीप। यहाँ पर डॉक्टर विनोद की बॉडी को चेकअप करते हैं और उन्हें अगले दिन आने के लिए कहते हैं, इसलिए अब ये लोग उसके अगले दिन हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। यहाँ पर डॉक्टर संदीप उन्हें बताता है कि देखिए आपके बेटे की रिपोर्ट्स को हमने स्टडी किया है और हमें पता चला है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका नाम है लपस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर जल्दी से ट्रीटमेंट करना शुरू करना होगा, मतलब कि कीमोथेरेपी के जरिए उसे बचाया जा सकता है। उसी तरह के और भी कई बच्चे ठीक हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, बस आपको हर हफ्ते उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। ये कीमोथेरेपी के सेशन कुछ स्टेजेस में होते हैं। तो यहाँ पर आयशा की माँ डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर संदीप बताता है कि हर सेशन का 16,000 रुपए होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये लोग पहले से बहुत ज्यादा गरीब थे, तो आयशा की माँ को टेंशन आ जाता है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। शुरुआत में वो जैसे तैसे करके उसने जितने भी पैसे बचाए थे वो सभी पैसों को इकट्ठा करती है और वो पैसों को डॉक्टर को देकर कीमोथेरेपी स्टार्ट करती है। अब पहला सेशन हो जाता है, लेकिन दूसरे सेशन के लिए वो अपने घर का कुछ सामान बेच देती है, लेकिन अभी भी और 4-5 बार कीमोथेरेपी का सेशन करना था। लेकिन अब आयशा के पास उसके लिए थोड़े भी पैसे नहीं थे। वो डॉक्टर साहब के पास जाकर बताती है कि अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब आप मेरी मदद कीजिए, कैसे भी करके मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवा दीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर संदीप उसे डॉक्टर अशोक के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कम पैसे में आपके बेटे की ट्रीटमेंट कर देंगे। इसलिए ये लोग तुरंत ही डॉक्टर अशोक के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अशोक उन्हें बताता है कि मेरी जान पहचान का एक बंदा है जिसका नाम है प्रमोद, उसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है और वो आपकी मदद जरूर करेगा। इसलिए अशोक यहाँ पर प्रमोद को बुला लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर अशोक, डॉक्टर संदीप और ये प्रमोद, ये तीनों ही बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं। ये सब कुछ इन तीनों का ही प्लान होता है। ये लोग आयशा की माँ को बेहोश करके उसके साथ गलत काम करते हैं और जब आयशा की माँ को इसके बारे में पता चलता है तो ये लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इसकी कीमत तो चुकानी होगी ना। तो
तो यहाँ पर आयशा की माँ उन्हें थप्पड़ लगाकर अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों वो अब अपने दुख के बारे में किसी को भी बता नहीं सकती थी। और तभी यहाँ पर विनोद का ट्रीटमेंट पूरा न होने की वजह से उसके बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब ये बात उसकी बहन आयशा को पता चलती है तो आयशा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयशा और उसका दोस्त अरुण यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे। तो उन्हें जैसे ही खबर मिलती है ये तुरंत ही अपने गांव पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद आयशा के भाई का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अपने भाई की मौत की घटना की वजह से आयशा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसके 1-2 दिन बाद आयशा को अपने भाई की ड्राइंग बुक मिलती है जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स बनाए हुए थे। अब उस ड्राइंग की मदद से आयशा को सारी बातें पता चलती है कि उसकी माँ के साथ डॉक्टर लोगों ने कैसी घटिया हरकत की और उन लोगों से पैसे लूटे और उनका इलाज भी नहीं किया। इसलिए दोस्तों अब आयशा ठान लेती है कि वो इन डॉक्टर लोगों को मारकर अपना बदला लेगी। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आयशा और उसका दोस्त अरुण मिलकर ही उन सभी डॉक्टरों को मार देते हैं। और इन लोगों ने तो पहले ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर ली थी, इसलिए ये लोग क्राइम लोकेशन पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ते और मर्डर करने के बाद उतनी ही चीजें वहाँ पर रख देते हैं जिन चीजों को देखकर पुलिस को आसानी से शक हो जाए। मतलब कि वो दवाई जिसे खाकर उन सभी डॉक्टर लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पर आयशा ने उन सभी डॉक्टर लोगों के मर्डर का इल्जाम प्रमोद के ऊपर डाल दिया था ताकि प्रमोद ने उसकी माँ के साथ गलत काम किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमोद जब छत पर दौड़ रहा होता है तब आयशा ने उसे धक्का देकर जानबूझकर मार डाला था। इस तरह से दोस्तों आयशा अपने भाई की मौत का बदला ले लेती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।